नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट WTV। मैं धर्मेंद्र के रॉय और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रहा है। हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर मिस्टर अमर सिंह, जो कि 55 ब्रांचों के चीफ मैनेजर हैं और अभी कुरुक्षेत्र हरियाणा में कार्यरत हैं और जिनको बैंकिंग सेक्टर में अपने अनुभव और विशेष जानकारियां देने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो नमस्कार। और आज हम जानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे बदल रहा है, डिजिटल बैंकिंग का भविष्य कैसा है, SBI अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, साथ में उनके सफ़र और करियर के बारे में। अब देखिए, मेरा सफ़र जो है एक बहुत लंबी जर्नी है। मेरे पेरेंट्स जो हैं ब्रिटिश इंडिया से आए 1947 के बाद। हम कभी भी पाकिस्तान नहीं कहते क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए अभिशाप है। हम ब्रिटिश इंडिया, यूनाइटेड इंडिया हम कहते हैं। हमारा जो बेसिक जो वहाँ पे गांव था गैमर था और ज़िला जो है मिल्ट कुमरी और तहसील जो है उकाड़ा। मिल्ट कुमरी कहाँ पर? मिल्ट कुमरी को आज साहिवाल कहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में। हाँ हाँ हाँ। और जो हमारी तहसील थी उकाड़ा, वो आज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया। हमारे बुजुर्गों को, हमारे जो दादा परदादा थे, उनको मालूम पड़ा 23 अगस्त 1947 को कि अब देश आज़ाद हो गया, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ये पाकिस्तान हो गया, आपको हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। और जो पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, पत्रकारों के करीब थे, उनको ये भी पता था कि देश का बंटवारा किस जगह से होना है। वो लोग अपना टाइमली जो है अपनी पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज बेच के, और उस समय कराची से बॉम्बे फ्लाइट आती थी वंस ए वीक, और वो अपने फ्लाइट में बैठ करके, मैं फॉर एग्जांपल ललित सूरी, राज कपूर फैमिलीज वगैरह, ये बड़े बड़े घराने जो हैं अपनी पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी बेच के आराम से बाई एयर मतलब यहाँ पे इंडिया में आ गए। लेकिन हम लोगों को मालूम पड़ा 29 अगस्त 1947 को बना के। और उसके बाद हमारा जब वो वहाँ से निकले गैमर से, गांव से, तो वो बाई रोड नहीं आए, खेतों से, राजस्थान के बॉर्डर से जो है वो हुसैनी वाला बॉर्डर आए और जिला फिरोजपुर में जो आके उन्होंने कैंप में शरण गए। इसके बाद मेरी जो मॉम थी, मेरी मदर थी जो है, वो उर्दू मीडियम में 5वीं क्लास में पढ़ती थी। और हुसैनी वाला बॉर्डर आने के बाद, फिरोजपुर आने के बाद लगभग वो 5 साल तक कैंपों में रहे। 5 साल तक कैंपों में जिंदगी, रिफ्यूजी कैंप में, कभी कहीं, कभी खाना बदोश, कभी कहीं। और उस समय जब विस्थापित हुआ देश का बंटवारा हुआ, तो बहुत से लोगों को बंटवारे का जो है दर्द सहना पड़ा। और उसमें से हमारे परिवार भी, बहुत से लोग हमारे देश के बंटवारे में शहीद हो गए। तो ये तो मेरे परिवार की कहानी थी। एटलीस्ट जो है 1962 में हमको घूमते घुमाते जो है, हमारा पीछे से जो लैंड रिकॉर्ड आया जमीन का, वो लैंड रिकॉर्ड हमें जो जमीन अलॉट हुई 1962 में जिला करनाल और गांव जलालाबाद में। 1962 में। तब तक आप लोग ऐसे ही? तब तक फिर 5 साल के लिए हमारा दादा का गांव था, दादा के गांव में हम 5 साल जो रहे। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे माँ बाप की पढ़ाई छूट गई। जब मेरी मदर वहाँ से विस्थापित हुई, अनमैरिड थी, और मेरी मदर की उम्र 12 साल थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी, और मेरी माँ ने बोला कि बेटा, उर्दू ज़बान जो है बहुत स्वीट लैंग्वेज है, संस्कृति, हिंदी, बहुत सी भाषाओं का ये मिश्रण है। तो मुझे उन्होंने उपदेश दिया कि आप उर्दू ज़रूर सीखना। मैंने उर्दू सीखा। उसके बाद 1962 में हम लोग जो है जिला करनाल के गांव जलालाबाद में आए और वहाँ पे हम बसे। हमें जमीन अलॉट हुई 7 एकड़। 7 एकड़। 7 एकड़ कितने? एक मेंबर को? नहीं, मेरे फादर को जो पीछे से पट्टा था हमारा, पीछे से ब्रिटिश इंडिया की जमीन थी, वो पट्टे हमें अलॉट हुए और वो जमीन 1962 में अलॉट हुई। मेरा जन्म 1966 में हुआ। अच्छा, 1966 में हुआ। हाँ। मैं जो है, हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। मेरे से छोटे मेरा एक बहन है और एक भाई है। और उस समय जो कल्चर था, 18-19 साल में शादी कर देते थे।
लेकिन मैंने पढ़ने की जिद बांधी और मैंने पहली क्लास में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज ए सुपर इंटेलिजेंट। वाओ। 1972 में मैंने स्कूलिंग फर्स्ट डे एट स्कूल मतलब जो ज्वाइन किया और मुझे इतनी पढ़ने में रुचि थी कि पहली क्लास से ही मैं अंग्रेजी सीख गया था। हालांकि उस ज़माने में जो है अंग्रेजी छठी क्लास में सीखते थे। दूसरी क्लास में मैं चिट्ठी पत्री भी अपने रिश्तेदारों को लिखा करता था और पत्र जो आते थे वो पढ़ लिया करता था। तो करते कराते 1982 में मैंने अपने गांव से ही मैट्रिक पास की और उसके बाद में खालसा कॉलेज करनाल में जो है वहाँ से मैंने बीए की और बीए करने के बाद तुरंत में जो है दिल्ली में आ गया। दिल्ली में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है मैंने सबसे पहले जो है एलएलबी में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में। लेकिन दोस्तों ने बोला, क्योंकि मेरा एक एम था कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, यूपीएससी की तैयारी करूं और ग्रामीण क्षेत्र की वजह से अंग्रेजी उतनी पावरफुल नहीं थी और उन्होंने बोला कि एलएलबी जो है इंग्लिश मीडियम में है और आप इतना कर नहीं पाएंगे, आप हिस्ट्री से एमए करो। तो फिर मैंने हिस्ट्री से एमए किया 1989 में और एमए में मेरी लगभग जो है पूरी यूनिवर्सिटी में जो है 5th पोजीशन थी, 5वीं पोजीशन जो है पूरी यूनिवर्सिटी में। एमए के बाद फिर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो थे ही थे और उसके बाद जो हॉस्टल की हमें जरूरत थी, हम रहने के लिए हमें सबसे बड़ी समस्या थी, तो फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया। ये CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन छात्र मार्ग पे है, मिरांडा हाउस कॉलेज के पास में। तो खाली एडमिशन, कोई बीएड करने का मेरा, कोई टीचर बनने का मेरा सपना नहीं था, खाली आईएएस बनना मेरा ख्वाब था या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना मेरा एक मतलब उद्देश्य था। तो हॉस्टल के लिए फिर मैंने जो है एडमिशन लिया, बीएड किया, बीएड के बाद एमएड किया। जब एमएड किया तो उसके बाद मेरे जो है एमएड करने तक मेरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं होता था। दैट्स ग्रेट। इवन क्लरिकल भी मेरा कभी बैंकिंग पास नहीं हुआ लगे। तो फिर मैंने एस.एन. दास गुप्ता से कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की और कड़ी मशक्क़त करने के बाद, मेहनत करने के बाद मेरा जो है असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम पास हुआ, बीएसएफ में सिलेक्शन मिला और एज ए मैनेजर जो है मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत जो है असिस्टेंट मैनेजर जो है, उसमें पीओ के 2 साल का पीओ का प्रोबेशन टाइम होता था, 2 साल के बाद कंफर्मेशन होती थी और कंफर्मेशन के बाद डायरेक्ट जो मुझे पहली पोस्टिंग मिली थी असिस्टेंट मैनेजर की मिली थी और वो दिल्ली में केजी मार्ग पे, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे। और 1 साल मैंने दिल्ली में लगाया और उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में, मतलब पहली पोस्टिंग यूँ कह लो कि लगातार 3 साल के लिए मेरी अहमदाबाद में हुई। लगातार 3 साल। चीफ मैनेजर बनने तक के सफर आपके कैसा रहा? चीफ मैनेजर बनने तक पहली बात तो ये है कि मैंने अपना बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ज्वाइन किया था एज ए पीओ। और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एक बहुत छोटा बैंक था। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की 400 ब्रांचें थी, 400 ब्रांचें थी। अगर मैं एसबीआई में ज्वाइन किया था डायरेक्ट तो फिर और भी आगे मैं जा सकता था, लेकिन प्रमोशन पॉलिसी वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए जो है ज़्यादा आगे मतलब मैं अगर एसबीआई में होता तो जीएम सीजीएम भी बन जाता, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की वजह से मैं आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। और दूसरा जो हमारा एसोसिएट बैंक सारे जो मर्ज हुए 1 अप्रैल 2017 को जो है सारे के सारे एसोसिएट 2 एसोसिएट बैंक पहले मर्ज हो गए थे, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावन, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। और बाद में जो 5 बैंक बाद में हुए उन 5 बैंकों में हमारा बैंक भी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था। तो ये 1 अप्रैल 2017 को जो है हमारा बैंक एसबीआई में मर्ज हो गया। तो अब मेरा जो फैमिली बैंक है या जो मेरा एक तरह से पेरेंटल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है और अब आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई में आपको काम करने का अनुभव कैसा रहा? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जो है हमारा एक ब्रदरहुड जो है ज़्यादा था, भाईचारा ज़्यादा था, लोग पर्सनल सर्विस को भी बहुत ध्यान में रखते थे, मद्देनजर रखते थे। अगर आपका जैसे बॉम्बे है, अगर हमारी नारीमन पॉइंट में ब्रांच है और कोई बंदा पंजाब का है तो वो आपके अंधेरी एरिया से भी जाकर के नारीमन पॉइंट में अपना खाता खुलवाना चाहता था, अपनापन था। अगर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में कोई बंदा अगर जा रहा है कि भी आप कहाँ जा रहे हो, तो वो ये कहता था कि मैं अपने बैंक जा रहा हूँ,
ये आपका पर्सनल, हाँ, पर्सनलाइज जो है, एक व्यक्तिगत जो है। आपकी पर्सनालिटी के कारण आपके? नहीं, मेरी पर्सनल, बैंक के नाम से मिला गया। अच्छा, बैंक के नाम। हाँ, अभी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, अच्छा बैंक है, वर्ल्ड लेवल पे बैंक है, बिगेस्ट बैंक इन द इंडिया, और ग्लोबल लेवल पे भी जो बैंक है ये 33वें 34वें नंबर पे नेटवर्थ के हिसाब से जो है बड़ा बैंक है। अच्छा, बड़ा। लेकिन वो जो हमें अपनापन वो नहीं दिखता। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यही फर्क है। माने स्टेट बैंक में आपको अपनापन दिखता है? हाँ, अपनापन था, लेकिन यहाँ टू द पॉइंट प्रोफेशनल लोग और टू द पॉइंट जो है वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। एक चीफ मैनेजर के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या है? एज ए चीफ मैनेजर मैं लगातार जो है 3 ब्रांचों में मैंने एज ए मतलब ब्रांच मैनेजर रहा हूँ, और ब्रांच मैनेजर का जो है पूरी मैनेजमेंट की भी सुननी होती है, पूरे स्टाफ की भी सुननी होती है, कस्टमर की भी सुननी होती है, और कस्टमर सर्विस पे पूरा ध्यान देना पड़ता है। कोई कस्टमर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और उनको अच्छी से अच्छी सर्विस हम कैसे प्रोवाइड कराएं, ये हमारी एज ए चीफ मैनेजर जिम्मेदारी है। एसबीआई में ग्राहकों को बेहतर सेवा के लिए कौन कौन सा नए कदम उठा रहे हैं? अभी तो अग्रेसिव है, अभी तो हमारा जो मेन फोकस जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस। कस्टमर है तो हम है, कस्टमर है तो मतलब हमारा बैंक चलेगा, अदरवाइज नहीं। आवर कस्टमर इज ए गॉड, आवर कस्टमर इज ए बॉस। हमारे बैंक ने जो है फोकस जो है मेन जो है कस्टमर सर्विस की तरफ जो है एक किया हुआ है। डिजिटल क्षेत्रों में बढ़ते चलन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? डिजिटल जो है एक क्रांति है बैंकिंग इंडस्ट्री में है, इससे जो है लोगों को फ़ायदा हुआ है, और इससे हम जो है ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक जो है बैंकिंग सेक्टर के साथ हम जोड़ सकते हैं। इससे क्या है कि बैंकिंग चैनल या ग्राहक सेवा केंद्र, इनके थ्रू जहाँ पे अनबैंक एरिया है, जहाँ पे बैंक ब्रांचें नहीं खोल सकता, तो वहाँ पे बीसी चैनल, बैंकिंग चैनल और ग्राहक सेवा केंद्र जो है बैंक खोल देता है। ये हमारे बैंक के अलावा सभी बैंकों के जो है ग्राहक सेवा केंद्र जो हैं वो खुलते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि अभी साइबर सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा क्रांति हो चुका है, बहुत साइबर सुरक्षा जो है, साइबर क्राइम एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसके लिए क्या एसबीआई ने इस साइबर क्राइम से बचने के लिए जो है वो बहुत कड़े कदम उठाए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इसके प्रति बहुत जागरूक है, और हमारा जो होम मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं साइबर क्राइम, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो है टाइम टू टाइम बहुत से एक सर्कुलर निकाले हैं, बहुत सी एडवाइजरी कमेटी ने बहुत सी अपनी एडवाइजिंग कमेटी की रिपोर्टें दी हैं। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम को जो है रोकने के लिए हमें पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा, आम जनता को जागरूक करने के लिए आज हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कदम उठाए हैं। आपकी जो हेलो टू ट्यून है, उसमें भी जो है आजकल जो है आपकी जो है कस्टडी, डिजिटल कस्टडी, और ये जो है ना हाँ, डिजिटल हरासमेंट जो है जो आजकल, इसके भी कुछ नहीं, वो कई बार आपको फ़ोन आएगा, मेरे को भी कई बार फ़ोन आए है। एक बार मेरा बेटा मेरे साथ ही बैठा था और मेरे को फ़ोन आया पे बेटे का नाम मनमीत है। पहली बात तो मैं एक सभी पब्लिक को ये एडवाइज़ करूँगा कि वो अपने फ़ोन में जो है अपना रिलेशन सेव ना करें। ओके। हाँ, जैसे मेरा बेटा है, मेरा बेटा लिखेगा फादर, या मैं बेटे को लिखूँगा माई सन, माई स्वीट सन, माई स्वीट वाइफ। तो ये रिलेशनशिप जो है अपने मोबाइल में सेव ना करें। जो साइबर क्राइम के लोग होते हैं, साइबर ठग होते हैं, वो उनके पास डाटा जाता है, वो आपके डाटा में जो देखते हैं कि आपके मोबाइल में आपके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग होते हैं और क्या नाम से, तो वो उन्होंने वो देख लेते हैं कि ये फलाना इसका बेटा है, ये बेटा है, तो वो उस तरह से जो है झूठ बोलते हैं। आपका बेटा अरेस्ट हो गया,
आपका बेटा रेप के केस में फंस गया, आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया, उसके खिलाफ जो है इतने एटीएम कार्ड, इतने सिम कार्ड, इतना ड्रग्स वगैरह मिला। और ख़ास करके जो है पब्लिक से मैं ये अपील करूँगा, आम लोगों से ये अपील करूँगा कि वो इस तरह की कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी, सीबीआई, कोई भी एनआई, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कभी भी इस तरह के फ़ोन नहीं करती। आपका बेटा पकड़ा गया, आपका ये हो गया, तो इन तरह की चीज़ों से जो है गवर्नमेंट भी आगाह कर रही है, आम पब्लिक को भी सहयोग देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में था तो हम लोगों ने जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप गांव-गांव में जाके लगाए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब लोगों को जागरूक करना, बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं, उनका कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आजकल पीछे अभी भी ट्रेंड है कि लोग, बहुत से साइबर ठग जो है वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में बैठे होते हैं, वो आपको फ़ोन करेंगे, आपकी लॉटरी लग गई, कौन बनेगा करोड़पति, और आप जो है ये किसी को भी ना बताएं, आप भाई बहन को, क्योंकि आपसे जलेंगे, और किसी को बताया तो वो आपको जो है आपका लॉटरी जो है वो लगने नहीं देंगे और वो गड़बड़ कर देंगे। तो आदमी डर के मारे किसी को नहीं बताता 25 लाख की लॉटरी लगी है और आप हमको 35,000 36,000, ऐसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं बाद में जब लुट-पुट जाते हैं। उन्होंने बोला कि आपकी कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी लग गई, 35,000 रुपये जमा करा दो और आपको पैसा आ जाएगा। जब वो पैसा जमा कराते हैं तो कोई लॉटरी नहीं, वो बंदा दोबारा फ़ोन नहीं उठाता। एक और मोड्स ऑपरेंडी है, वो कई बार कहेंगे कि आपकी जो है फॉर्चून गाड़ी, अच्छा, हाँ फॉर्चून गाड़ी है, वो आपकी लॉटरी लगी है और आप इतना रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, वो जमा करा दो और आपके घर पे गाड़ी पहुंच जाएगी। अरे भाई मेरे घर में तो जगह नहीं गाड़ी खड़ी करने की, फॉर्चून के एवरेज क्या 8-9 के पर लीटर किलोमीटर है, तो मैं कहाँ से पेट्रोल उसका डालूंगा लगे। तो वो लोग लुट पिट के जो है, तो हमने 2 साल नांदेड़ में जो है तमाम रूरल एरिया में, मराठवाड़ा एरिया में ये लिटरेसी कैंप लगाए, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए, ताकि लोगों को जो है इससे जो है लोग सावधान हो जाए। दूसरा एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है, वो आपका एटीएम बंद होने वाला है, आपका हाँ, उन पे कोई बैंक, कभी कोई भी बैंक फ़ोन नहीं करेगा। एटीएम बंद होने वाला है, आप केवाईसी करा दो। भूल करके भी कभी किसी को भी अपना ओटीपी नंबर ना बताएं। लेकिन आजकल तो ये भी हो रहा है, जैसे मोबाइल ही हैक कर लेता है तो उसमें ओटीपी नहीं, वो मोबाइल हैक करने का ये तरीका है। मैं मुंबई सर्कल में भी रहा हूँ, और साइबर के जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या हैं, वो एक लिंक भेजेंगे। अब मुंबई में क्या होता है कि दारू जो है, वाइन जो है ऑनलाइन मिलती है, और ज़्यादातर वुमेन जो हैं वो वुमेन शिकार होती हैं। वुमेन ठेके पे जाना नहीं चाहती, ऑनलाइन वो दारू खरीदती हैं। ऑनलाइन दारू खरीदने के लिए वो किसी ऐप को लिंक डाउनलोड करती, ऐप को जब वो डाउनलोड करती हैं तो उनका मोबाइल हैक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मोबाइल हैक हो जाएगा। वो जो मोबाइल पे ओटीपी आएगी वो हैकर को आएगी, तो फिर तो अकाउंट सारा साफ वो फिर क्लेम करती हैं। तो इसके लिए बैंक को कुछ जिम्मेदारी बनती? कोई बैंक की जिम्मेदारी क्यों? आपने लिंक को खोला, आपको एक लिंक आया, आपने लिंक खोल लिया, या आप मसलन आपको इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर कहाँ है, या चीज़ को ये कैसे होगा, वहाँ भी चिटर बैठे हुए हैं। वो आपको एक लिंक भेजेंगे, आप इस लिंक को खोलो। जैसे ही आप लिंक खोलेंगे, आपका पूरा का पूरा जो है मोबाइल को वो हैक कर लेंगे। वो आपका मोबाइल उनके कब्जे में आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं ओटीपी, उनको दिखेगा। आपका सारा का सारा खाता खाली हो जाएगा। इस सब से बचने का कोई ठोस तरीका? इस तरह से बचने के लिए जो ये लालच आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, आपका फ़ोन, आपका एटीएम लॉक होने वाला है और आपकी गाड़ी निकली है, आप इस लिंक को, किसी भी गलती से कोई भी ग्राहक किसी भी लिंक को ना खोलें, बहुत ही, और किसी भी लालच में ना पड़े। आप ये लिंक खोलेंगे, आपको एक टी-शर्ट मिलेगी, वो कोई किसी भी तरह के इस तरह के लालच में जो है वो ना पड़े। सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रही है, बैंक भी अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज़ में, वो शिकार होते हैं ज़्यादा। जैसे रूरल एरिया की बात किए तो जैसे गवर्नमेंट जो रूरल एरिया या जो भी एरिया बोलिए, हर जगह लोन के लिए क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध करा रही है? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, बहुत सारे। हाँ, देखिए लोन के लिए तो आजकल जो है प्योरली, अगर आपके पास पेपर वर्क पूरे हैं, आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है,
आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह हैं, आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग आधार वगैरह है, आपके पास जो भी जहाँ भी आपकी शॉप है वो आपका रेंट एग्रीमेंट है, तो कोई भी बैंक लोन देगा। लेकिन जैसे कहते हैं इसमें सिविल स्कोर जिसका अच्छा होगा उसी को बैंक लोन। हाँ, उसी को देगा बैंक। हाँ, तो ये सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है? वो सिबिल जो भी आपका, पहले सिबिल निकालें आप, सिबिल निकाल के कहाँ आपका जो सिबिल ख़राब है, अगर आपका कोई रीपेमेंट हिस्ट्री जो सबसे पहले काउंट होता है, आपने कोई लोन लिया अगर वो इरेगुलर चल रहा है तो उसको रेगुलर कर दें। अगर कोई सेटलमेंट हुआ है तो बाकी जो रकम बची हुई है सेटलमेंट में, मान लो आपने कोई मोबाइल लिया, आपने नहीं भरा पैसा, वो सेटलमेंट कर दिया, 10-20 54 के पीछे जो है सिबिल खराब होती है लोगों की। अच्छा, 54 के पीछे भी? 54 10-20 हज़ार क्या हो गया आज के ज़माने में? 54 है मतलब, 54 के पीछे आप सिबिल खराब करके बैठे हैं मतलब। अब जैसे कि लगे ये किसान है, अब किसान का तो कोई क्रेडिट स्कोर होता नहीं, तो किसान की भी अगर वो क्रेडिट कार्ड जो है, अगर हम किसी किसान को लोन दे रहे हैं, अगर उसका सिबिल ठीक नहीं है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन किसान का सिविल ठीक कैसे रहेगा? किसान तो चलो अनाज उपजाता है, फिर बेचता है और उसको कैश में पेमेंट मिलता है, तो उसके लिए आप किसान को कैसे लोन उपलब्ध कराएंगे? नहीं, लोन किसान की तो पहली बात तो किसान जो है ये सब तामझाम में पड़ता ही नहीं। मोबाइल लोन लेना, ऑटो लोन लेना, वो नगद ही लेता है। और किसानों की लगातार जो सिबिल जो है वो लगभग ठीक होती है। अगर कोई किसान लफड़ा करता है, कोई भी मोबाइल, कोई भी ऑटो, कोई भी कार लेके नहीं भरता, अगर उसकी सिबिल खराब है तो किसान को एग्रीकल्चर लोन भी नहीं मिलता। नहीं, जैसे किसान को एग्रीकल्चर लोन के लिए उसका सिविल ठीक कैसे किया जाए? तो वो जो भी उसका जो लोन इरेगुलर है उसको रीपे करे, रेगुलर करे। जैसे बहुत सारे किसान के अंदर ये मैं देखा हूँ। देखिए सिबिल, मैं एक पहले तो मैं अभी सभी अपने दर्शकों को बता दूं कि सिबिल है क्या। सिबिल एक प्लेटफार्म है, एक बैंक का सिबिल नहीं है। आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो वो प्लेटफार्म पे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, वो सिबिल में दर्ज हो जाएगा। इंडियन टेरिटरी में आप कहीं भी जाकर के खड़े होंगे तो सिबिल निकलेगा, तो वो बोलेंगे कि भाई आपका फला बैंक में, फला शहर में आपका लोन इरेगुलर है। नहीं, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली किसान को लेके। किसान लोगों का तो कोई टर्नओवर होता नहीं, कुछ ज्यादा होता नहीं, टर्नओवर से रिलेटेड सिबिल नहीं है। किसान को हम कैसे लोन दें? क्योंकि सिबिल का जो है, सिबिल मैं बता रहा हूँ, सिबिल का टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं होता। सिबिल का मतलब जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया, उसको रेगुलर पे कर दिया। सपोज मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैं फ्रेश किसान। हाँ, तो कोई उसका कोई मतलब ही नहीं, सिबिल ठीक है उसकी। सिबिल ठीक है, हाँ, भले ही उसके अकाउंट पे पैसे हो ना हो, ना सिबिल कोई मत। अगर आप पहले किसान हैं, आपका बैंक किसी भी बैंक में खाता नहीं है, आपने ज़िंदगी में कहीं भी लोन नहीं लिया और आपका मन बनता है कि मैं एग्रीकल्चर लोन लूं, तो आप आएंगे, अपनी जमाबंदी फ़र्द वगैरह लेके आएंगे, आपका सिबिल निकाला जाएगा। सिबिल आपका बिल्कुल ठीक आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अच्छा। ये कोई वो नहीं कि टर्नओवर करेंगे तो सिबिल ठीक रहेगा, ऐसा नहीं। वो टर्नओवर का फंडा कब आता है? आपकी सिबिल खराब है और नॉमिनल खराब है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, तो फिर टर्नओवर करने से आपको बैंक ये कहेगा आप गोल्ड लोन ले लो, उसको जल्दी जल्दी रीपे कर दो, कोई दूसरा लोन ले लो, उसको जल्दी रीपे। एक रीपेमेंट हिस्ट्री जो काउंट होती है ना, उससे सिबिल ज़्यादा ठीक होती है। आप लोन लिया, आपने रीपेमेंट हिस्ट्री का मतलब उसको टाइमली पे कर दिया, टाइम से पहले पे कर दिया, दैट इज द रीपेमेंट हिस्ट्री। ये पीएम जीवन ज्योति क्या है? प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, ये बेसिकली जो है ये नेचुरल डेथ पे मिलता है। कोई भी आदमी जिसकी 18 साल का कोई भी पर्सन 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 55 ईयर 55 साल तक, इसकी जो 1 साल के लिए बीमा होता है और इसमें 380 के करीब जो है पर एनम जो है वो जो है उसकी राशि होती है। अगर बिटवीन 1 ईयर 1 साल के दौरान अगर उसकी डेथ होती है तो उस केस में जो उसके लीगल ईयर्स हैं
उनको 2 लाख रुपए बीमा मिलता है नेचुरल डेथ होने पे। तो इसमें क्या एज का भी कुछ है? हाँ, 18 साल से 55 साल तक, उससे ऊपर का नहीं? ऊपर का नहीं। उससे पहले जो हमने बताया प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 65 साल तक है। 65 साल तक एक्सीडेंटल है ये। अच्छा, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट होने पे, या तो एक्सीडेंट में डेथ होने से, या एक्सीडेंट में कोई भी आपका बाजू कट जाए, कोई भी अंग काम ना करे, आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो अगर कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से, उसी रेशो से आपको बीमा की राशि जो है मिलती है। जैसे एक अटल पेंशन योजना जो है, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि आज कोई भी अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं, इवन IAS कोई भी, कहीं भी पेंशन नहीं है, गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती। NPS है, नेशनल पेंशन सर्विस, वो क्या बाद में वो शेयर मार्केट में गवर्नमेंट लगाती है, उसका पता नहीं क्या एंड है। लेकिन ये अटल पेंशन जो है वो उन लोगों को करवा लेनी चाहिए जिनका रेगुलर इनकम है। अच्छा, जिनका रेगुलर। हाँ, इसके 5 स्लैब हैं, एक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 मतलब ये हर ईयर? हाँ, हर महीने जाता है। अच्छा, हर महीने जाता है? हर महीने। और ये 18 साल से जो हमारे ग्राहक हैं, 18 साल से 39 साल जिनकी उम्र है, वो लोग करवा सकते हैं। और इसका जो मंथ जो है, वो जो आएगी किस्त, वो आपके स्लैब के हिसाब से 1000 का कम आएगा, 2000 का थोड़ा ज़्यादा आएगा, 3000 का थोड़ा ज़्यादा आएगा, 4000 का थोड़ा ज़्यादा आएगा, 5000 का थोड़ा ज़्यादा आएगा। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, 60 साल के बाद आपका जो भी स्लैब है 1, 2, 3, 4, 5, उसके हिसाब से मान लो आपका स्लैब 5000 का है, आपको हर महीने नॉन स्टॉप वो पेंशन आती रहेगी। नॉन स्टॉप। आपके 60 साल के बाद आपकी वो बॉडी काम नहीं करेगी। बच्चे, पता नहीं आज कैसा ज़माना आ रहा है, बच्चे आपकी सेवा करें या ना करें, गवर्नमेंट से आपको कोई पेंशन मिलनी नहीं है। गवर्नमेंट पेंशन जो है एक बुढ़ापे की चादर है। राइट। एक सोशल सिक्योरिटी है, बुढ़ापे का सहारा है। तो जो लोग आज कमा रहे हैं, रेगुलर इनकम जिनकी मंथली इनकम है, वेंडर जितने भी हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, उन सभी को अटल पेंशन करवा लेनी चाहिए। एक ये हमारी सामाजिक सुरक्षा है। इसके अलावा एक सुकन्या है। सुकन्या जो है, लड़की के पैदा होने पर जो है, मतलब 0, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, अगर वो लड़की अपना खाता बैंक में खोलती है, किसी भी बैंक में, ये जितनी भी सामाजिक सुविधाएं हैं ये सभी बैंकों में है। अच्छा, सारे एवरी प्राइवेट बैंक, डाक खाने, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब जगह ये सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जो है मिल जाती हैं। अभी हम बता रहे हैं सुकन्या जो है, न्यू बॉर्न बेबी का जो है खाता खुलता है, मान लो 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की जो बेबी है, तो वो 18 साल तक जो है वो पैसा जमा होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज तक बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है सुकन्या में है। 8.5%, 8% या 8.5%, कम ज़्यादा होता रहता है। वो अगर 10-20 कम हो गया हो तो कोई, लेकिन 8 से ज़्यादा ही है। मतलब कहीं भी गवर्नमेंट किसी भी बैंकिंग स्कीम में, FD में से किसी भी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब लेकिन सोशल मीडिया पे भी गलत खबरें आती हैं ग्राहकों या मेरे दर्शकों। सोशल मीडिया की खबरों पे आप बिल्कुल भी कतई भी ध्यान ना दें। सुकन्या के केस में कोई गवर्नमेंट कोई भी अनुदान नहीं देती, कोई बैंक भी अनुदान नहीं देता। आपका जो पैसा इकट्ठा होता है उसके ऊपर ही 8 या 8.25 या 8% जो है वो ब्याज मिलता है। अगर आपकी बेटी आज 0 वर्ष की है, एक दिन की, 2 दिन की, और वो 18 साल तक आप पैसा जमा कराते हैं, और हर साल मान लो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख तो आप जमा करा सकते हैं। अगर आपने 1.5 लाख रुपये जमा करा दिया तो 18 और 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आपका जमा हो गया। वो जाकर के बनेगा 18 साल में लगभग 60-70 लाख रुपए। 18 साल के बाद बच्ची 12वीं करके निकलेगी, वो मेडिकल करे, इंजीनियरिंग करे, चलो कुछ भी ना करे, कल को उसकी शादी करनी है, तो वो लाइबिलिटी नहीं है। मतलब ये तो बहुत अच्छी योजना है। ये मतलब इस सुकन्या जो है एक सामाजिक सुरक्षा है उन बच्चियों के लिए जिनको लोग बोझ समझते हैं। आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप SBI को कहाँ देख रहे हैं?
अभी आने वाले सालों में, मतलब ज़्यादा 5-7-10 साल तो बहुत दूर की बात है, आने वाले कुछ ही वर्षों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। दैट्स ग्रेट। साइबर क्राइम पे रोक लगाना, कस्टमर सर्विस को जो है इम्प्रूव करना, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना, एक तरह से ये इस तरह की जो स्कीमें हैं वो आने वाली हैं। आज भी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बिगेस्ट इन द इंडिया, आप भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री का बिग डैडी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कह सकते हैं। और इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे जो है हमारा बैंक जो वर्ल्ड लेवल के बैंकों को टक्कर देने में भी सक्षम है। सक्षम है। कितने नंबर पे आता है? अभी 33 या 32 नंबर पे, या कम ज़्यादा होते रहते हैं, पायदान कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो अभी 32 या 33वें नंबर पे है। और आने वाले सालों में जो है और बहुत अच्छा इम्प्रूव जो है हम करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी एआई आया है, तो एआई से क्या इसको कुछ प्रॉफिट? हाँ, नहीं, उससे तो बिल्कुल आप जो है हमारी हर चीज़ में जो है उससे फ़ायदा होगा। बैंक को फ़ायदा होगा। बैंक इसका यूटिलाइज कर लेगी। हाँ हाँ हाँ। ओके। आपके करियर में अब तक का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या रहा? मेरे करियर में जो मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली अपनी बैंक की नौकरी करने के साथ साथ जो है किसानों की सेवा। और सबसे बड़ा सबक क्या रहा? सबक जो है, मैंने मराठवाड़ा एरिया में, वो मराठवाड़ा एरिया ड्राउट प्रोन एरिया है, बारिश कम होती है, उन किसानों के बीच में रह कर के मैंने काम किया और किसानों की जो है वहाँ पे लोगों की मैंने सेवा की। वहाँ पे हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो एग्री डेट वेवर लेके आती है। एग्री के लोन जितने भी कृषि सेती कर्जा, मराठी में जो है उसको सेती कर्जा बोलते हैं, कभी वो छत्रपति शिवाजी महाराज स्कीम लेके आते हैं, कभी महात्मा फूले जी स्कीम लेके आते हैं। तो हर गवर्नमेंट जो है वो कर्ज माफ़ी, एग्रीकल्चर कर्ज माफ़ी लेके आती है। और मैंने 2 कर्ज माफ़ी के दौरान जो है मराठवाड़ा में काम किया और किसानों के साथ ज़मीन पे जो है मुझे बैठने का मौका मिला और किसानों की मुझे सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी एक छोटे किसान का बेटा हूँ, किसानी मेरे खून में है। तो इसमें कुछ बुरा अनुभव भी मिला आपको? रहता ही है, कड़वा कुछ मीठा, लेकिन मुझे मराठवाड़ा के किसानों से मुझे प्यार मिला। और हदगांव, खास करके हदगांव के लोग आज भी मुझे जो है एक मतलब अच्छा इंसान मानते हैं। देवतुल्य तो नहीं मैं कह सकता, आई एम नॉट सच टाइप ऑफ पर्सन मतलब, लेकिन वो लोग आज भी जो है वो मतलब इज्जत की निगाहों से ही देखते हैं। हमने उनका जो है एकदम फेयर डीलिंग किया। ये हदगांव नांदेड़ में? नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। ओके। तो आप अपने सफलता का नेतृत्व कैसे करते हैं? सफलता तो देखो मेहनत से ही है। मैं हर अपने दर्शकों को यही एक सुझाव दूंगा कि कड़ी मेहनत जो है और एजुकेशन जो है वो आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाती है, उजाले की तरफ, अंधकार से जो है उजाले की तरफ ले जाती है। हमारे जो महान जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी बोला था कि जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ मारेगा। जैसे कि आप दहाड़ मार रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी शिक्षित आदमी वो चुप नहीं बैठता, वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल लेता है। सभी दर्शकों से मेरी ये अपील है, भले ही वो पढ़ लिख करके नौकरी ना करें, लेकिन पढ़ाई लिखाई हर फील्ड में काम आती है। आज के युवाओं के लिए आपका महत्वपूर्ण संदेश, जो कि इस क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या रहेगा? मेरा अभी जो भी दर्शक सुन रहे हैं मेरी बात को और जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर जो है एक बहुत ही सुरक्षित कैरियर है। और बैंकिंग में आने के लिए उनको जो है अपना जो है 2 तरह के चैनल होते हैं बैंक में आने के। एक क्लरिकल एग्ज़ाम होता है और एक पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब। पीओ थोड़ा टफ होता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, क्लरिकल भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। वो दोनों तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही बैंक में वो अपना कैरियर बना सकते हैं और अच्छा कैरियर है बैंकिंग सेक्टर में।
तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि आपने असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट किया, हाँ हाँ और आज एजीएम एजीएम ही बोल सकते हैं उनको। हाँ, मतलब चीफ मैनेजर ऑपरेशन हूँ मैं। मतलब आज मैं 52 ब्रांचें मेरे अंडर हैं, उनको एज ए कंट्रोलर बोल सकते हैं। मतलब मैंने कंट्रोलर, अभी आप 52 ब्रांच का कंट्रोल आपके कंट्रोल हमारे हाथ में है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। कैसा अनुभव हो रहा है आपको कंट्रोल? देखिए, अच्छा लगता है। लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं, मैनेजर से बात करते हैं और पब्लिक से भी मिलते हैं। ग्राहकों की कंप्लेंट्स आती हैं, उनको सुनते हैं, उनको सुझाव देते हैं। हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि कस्टमरों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। मैं एक फ़र्क बताता हूँ, मैं आप ही सभी दर्शकों से मेरी ये एक मतलब अपील है, वो इस बात को ध्यान से सुने। आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आपका आईएएस ऑफिसर का जो है डायरेक्ट पब्लिक से कंसर्न नहीं रहता। आईएएस ऑफिसर का मतलब जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना। राइट। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जो भी स्कीम आती हैं, उनको इम्प्लीमेंट आईएएस ऑफिसर करवाता है। आईएएस ऑफिसर को एक पैसे का भी लोन देने का अधिकार नहीं है, एक चवन्नी भी आपको वो लोन सैंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन एक बैंकर के पास जो है वो पूरा बैंकर जो है पब्लिक से जुड़ा, डायरेक्ट जुड़ा रहता है। क्या बात। डायरेक्ट कंसर्निंग जो है बैंक ऑफिसर की, बैंक एम्प्लॉयज़ फ्रंट लाइनर हैं, वो पब्लिक को फेस करते हैं। लेकिन एक लोन लेने के लिए बहुत सारे औपचारिकता, फॉर्मेलिटी के लिए लोग चक्कर पे चक्कर लगा लगा के, देखिए, अगर उसको लोन नहीं मिलता। नहीं, देखिए, और जो मीडियम लेवल पे जो लोग हैं, जैसे किसान है, नॉर्मल लोग है, मीडियम फैमिली से मीडियम जो है बिलोंग करता, वही जब एक अपर लेवल के लोग जाता है तो उसको जल्दी लोन मिल जाता है। लेकिन देखिए, एक ज़माना था, आज से कोई 20 साल पहले पीछे जाइए, तो मैनेजर लोग अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलते थे। कस्टमर अपने आप उनके पास लोन लेने के लिए आते थे, मतलब के। लेकिन और उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, पर्सनल लोन, कार लोन और ये ऑटो लोन, ऑटो हब, ये इस तरह का कोई भी एजुकेशन लोन वगैरह कोई कुछ मिलता ही नहीं था। मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, नॉर्मल लोन के लिए आम पब्लिक को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। आपके बैंक में बहुत सारा चक्कर लगाना पड़ता है। ये गलत बात है। कष्ट उनको झेलना पड़ता है जिनकी सिबिल ठीक नहीं है। नहीं, सिबिल ठीक होने के बावजूद भी बहुत सारे, क्योंकि मैं इसके लिए, मैं क्योंकि आम लोगों के साथ में रहा हूँ और इसका सामना कर रहा हूँ, किया है मैंने। तो जैसे आप बैंक में जाओ तो बैंक में बहुत सारे आपको, एक तो जैसे उनका टाइम हो जाएगा, बोलेगा इतना से इतने बजे तक है, उसके बाद कोई बुजुर्ग हो या कुछ हो, वो अपना खाते नहीं, हमारा वो एक पॉलिसी आजकल जो है, अभी बैंक ने लंच आवर में जो पॉलिसी बनाई है, सेग्रीगेटेड ड्यूटी कर दी। मतलब कि कहीं भी लंच नहीं होता, 2-4 लोग लंच करते हैं, एक आदमी बैठा रहता है। एक आदमी जो है पब्लिक को संभालने के लिए काउंटर पे 1-2 आदमी बैठा रहता है। मतलब नहीं, जैसे कि मैं देखा ये है, कुछ पब्लिक भी बहाने बनाती है। आज मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि लोगों को तकलीफ होती है लोन लेने के लिए, आज बैंक जो है पब्लिक के पीछे लोन देने के लिए भाग रही है। नहीं तो उस पब्लिक के पीछे भाग रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जिसके पास नहीं है, जो कोई अपना उद्योग शुरू करना चाहता है। अगर आपको भी लोन, किसी को, मैं आपसे 100 रुपये लेना चाहता हूँ, तो आप ये देखेंगे ना कि अमर सिंह क्या मेरे को 100 रुपये वापस करेगा। तो बैंक की पॉलिसी भी ये है, बैंक लोन देने से पहले अपने कस्टमर के बारे में पूरी इंक्वायरी करेगी कि बंदे की रीपेमेंट कैपेसिटी है क्या। मेरा पैसा ले, बैंक का पैसा अपना तो है नहीं, पब्लिक का पैसा है। अब बैंकिंग क्या है, आपसे जमा करवाया, आपने जमा कराया और हमने दूसरे आदमी को लोन दे दिया। नहीं तो ये सब चीज़ ये छोटे लोगों पे लागू क्यों होता है? जैसे अभी देखिए, जितने बहुत सारे फ्रॉड है, जो कि घोटाला करके अभी पीएनबी में भी भागा था, और भी एसबीआई में, यस बैंक में, ये सब कुछ में जो बिग लेवल की बात कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे वो कष्ट नहीं होता है। वो देखिए, सब मिली जुली चेयरमैन ये है वह, जहाँ तक मैंने न्यूज में ही पढ़ा, हर जगह सुनने को मिलता है। बड़े लोगों का क्या होता है, ब्रांड वैल्यू होती है इनके पास। कोई भी, अब विजय माल्या है या कोई भी है, इनका ब्रांड नेम होता है। उनकी इतनी, अगर वो 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो इतनी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? तो उनकी जो एक पर्सनल गारंटी से लोन मिलते हैं। और गवर्नमेंट को जो है, एक हमारी जो है कॉरपोरेट सेक्टर को देने की जो लोन की एक कंपलसरी, बैंकों को इतने % कॉरपोरेट लोन देने पड़ते हैं। कॉरपोरेट लोन इसलिए देते हैं
क्योंकि कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट घराने जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, हमें वो रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, और वो लोग अगर बीच में गड़बड़ करें तो बैंकों को तो। अब जैसे देखिए, आपके सामने नीरव मोदी है, विजय माल्या है, बहुत सारे जितने जो बैंक फ्रॉड करके भागा है, तो उस समय बैंक भी तो सारा चीज देख के ही देती है, फिर ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपका विजय माल्या का नाम बताता हूँ। उनको एयर इंडिया, किंगफिशर एयरलाइंस के लिए जो है वो अलग अलग बैंकों ने लोन दिया। उसको कंसोर्शियम सिस्टम कहते हैं। एक बड़ा लोन कोई भी एक बैंक नहीं देता। अगर डूबे तो तुमको भी ले डूबेंगे सनम। एक बैंक अगर सारा लोन दे दे तो वो डूब सकता है। तो इसमें कंसोर्शियम सिस्टम होता है, 2-4 बैंक मिल करके लोन देते हैं। हाँ, तो 2-4 बैंक मिलकर तो उस समय विजय माल्या को लोन दिया उसकी अपनी ख्याति की वजह से, पर्सनल गारंटी की वजह से, बिग नेम, लेकिन पर्सनल ब्रांड नेम। ब्रांड नेम है, लेकिन आपने उससे सिक्योरिटी क्यों नहीं रखे? सिक्योरिटी तो होती नहीं, 10% भी सिक्योरिटी नहीं होती। मतलब तो फिर अगर हम सिक्योरिटी को, पब्लिक को जब आप लोन देते हैं तो सिक्योरिटी पूछते हैं। कारपोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी तो कारपोरेट सेक्टर को अगर हम सिक्योरिटी पे लोन दें तो एक भी लोन हम दे नहीं पाएंगे। बैंकिंग सेक्टर कोई दे नहीं पाएगा लोन। मतलब उनकी ब्रांड वैल्यू रहती है, उनका जो एक कहते हैं ना गुडविल रहती है, गुडविल के नाम पे उनको लोन मिलता है। गुडविल मार्केट में बिकती है। आप अपने गुडविल जो है, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, अभी कोई भी लगा लो आप, लगे ताज होटल, ताज ग्रुप ने सारी होटल ताज के थोड़ा है। जैसे कि अभी एमएसएमई जो लघु सूक्ष्म उद्योग है, इस सब के बारे में जो सरकार, एमएसएमई का मतलब होता है कि भी मिडिल क्लास को जो है आगे ऊपर उठाना, रोजगार पैदा करना। तो इसमें किस तरह लोन उपलब्ध कराती है एमएसएमई में जो है, अगर कोई का जो प्रोप्राइटर है, हाँ। वो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो फर्म होती है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है, एक कंपनी होती है। इस तरह से अगर वो ट्रस्ट वगैरह है, वो देखा जाएगा कि ये एमएसएमई है, वो सब पेपर हैं उसके पास, रजिस्टर्ड है एमएसएमई में, उसकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है वो बंदा, उसका लाइसेंस है, गुमस्ता टाइप, शॉप एक्ट। लेकिन जो स्टार्टअप है, जिसका सपोज कीजिए मैंने कोई कंपनी खोला और उसका स्टार्टअप है, तो हर चीज़ है, पेपर सब कुछ है, लेकिन उसका टर्नओवर तो नहीं है क्योंकि स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप के लिए ही तो एमएसएमई। देखिए, मैं कोई भी चीज़ है, आपको लाइन तो बनानी पड़ेगी ना, रेलवे लाइन। आप गाड़ी को चला रहे हैं, प्लेटफार्म वगैरह, लाइन तो बिछानी पड़ेगी ना। कुछ तो प्रोप्राइटर को करना पड़ेगा। अगर सारा पैसा बैंक ने दे दिया तो बैंक प्रोप्राइटर का क्या इंटरेस्ट रहा? प्रोप्राइटर तो ले डूबेगा, भाग जाएगा, बैंक का पैसा लगा हुआ है। बैंक ये देखता है, जो कोई भी बैंक फंडिंग करता है तो प्रोप्राइटर का क्या कंसर्न है। मतलब 25%, 30% प्रोप्राइटर का पैसा होना चाहिए। अगर आपका 30% या 20% पैसा लगा है, आपको दर्द है अपने पैसे की, आप बैंक के पैसे की भी सिक्योरिटी करेंगे और अपने पैसे की भी सिक्योरिटी करेंगे और ढंग से धंधा करेंगे। 100% अगर बैंक का पैसा लगा है, डूबेगा तो बैंक डूबेगा, हमारा क्या जाएगा? मतलब कि हम ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हर आदमी तो नीरव मोदी बन नहीं सकता, देश को छोड़ के जा नहीं सकता है। चलिए, आपके किताब के माध्यम से, आप जो अभी बुक लिखा है खाना बदोश कबीले, तो ये कब तक दर्शकों को पढ़ने को मिलेगा? खाना बदोश कबीले, मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद, मेरी रिटायरमेंट 31 जनवरी 2026 को है, तो उसके बाद ही, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं पब्लिसिटी अच्छे से कर सकता हूँ। मतलब क्योंकि इन सर्विस मुझे कहीं आने का, कहीं जाने का, विमोचन करवाने का उतना सफिशेंट टाइम मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं मतलब यही चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जो है 2026 में जो है, मेरे दर्शकों को वो किताब पढ़ने के लिए ज़रूर मिलेगी। उसमें मैंने अपनी किताब में रोमा जिप्सी का जिक्र किया है और कबीलों की पूरी जो है, पूरा इतिहास कबीलों का। खाना देखिए, सभी लोग खाना बदोश थे। आज जो बड़े बड़े शहरों में हैं, बड़े बड़े लीजेंडरी लोग हैं, जब ये लोग इंसान पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में ह्यूमन बीइंग पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में चलते चलते, पहले तो खाना बदोश थे सारे, कच्चा मांस खाते थे,
पशुओं का चमड़ा वो अपने तन पे ओढ़ते थे, मतलब कि गुफाओं में सब रहते थे। धीरे धीरे कल्चर डेवलप होता रहा, शिक्षा बढ़ी, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तो तब सभ्यता आगे आगे बढ़ती गई। लेकिन खाना बदोश कोई आज का नया, कभी सारी दुनिया ही खाना बदोश थी। मतलब चलिए, आपको बहुत सारे इस पे डिस्कस हुआ, चर्चा हुई और आपने बहुत सारा जानकारी दिया। अभी आपको देखा मैंने स्पोर्ट में बहुत रुचि है, आप मैराथन में भाग देखिए, लेते हैं। मैं स्पोर्ट्स में तो जो है मैं स्कूलिंग टाइम से जो है, ख़ास करके मैं स्पोर्ट्स में जो है मेरा रेस में ज़्यादातर था। मेरा जो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 स्प्रिंटर, और इसके अलावा हाई जंप और लॉन्ग जंप लगे। तब देखा मैंने उस दौरान में जो है कोई अच्छे स्टेडियम नहीं थे, कोई अच्छे कोच नहीं थे, कोई स्पोर्ट्स की उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। और आजकल तो स्पोर्ट्समैन को जो है अच्छे जॉब मिल जाते हैं, अच्छे ऐड मिल जाते हैं, विज्ञापन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे पास पढ़ने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए उस समय मैंने स्पोर्ट्स की तरफ कम ध्यान दे करके ज़्यादा मैंने अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी। और जब मैं जॉब में आ गया और तब फिर मैंने जो है स्पोर्ट्स की तरफ जो है मैंने छोड़ा नहीं कभी भी। मतलब हाँ, अभी देखता रहता हूँ आप मैराथन में अभी भागते हैं। कल मैं 9 तारीख को जो है गोवा मैराथन में भागा, और मुंबई मैराथन में मैं हर साल जो है भागता हूँ, बेंगलोर मैराथन में मैं हर साल भागता हूँ। मतलब कि आजकल मैं कोई भी कहीं भी मैराथन में मुझे भागने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर भागता हूँ। तो आपको इतने सरकारी काम से कैसे छुट्टी निकाल पाते हैं? छुट्टी तो मैं बाई ईयर आता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ तो मैं मतलब संडे ही, सेकंड सैटरडे या संडे बैंक छुट्टी देता नहीं, और अपनी छुट्टी में ही, संडे सैटरडे की छुट्टी में ही अपने पैसे लगाकर बाई ईयर जाता हूँ और बाई ईयर में वापस आके टाइमली अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन मुझे भागने का पैसन है। एक मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जब मतलब एक जैसे ड्रग्स होता है ना, ड्रग्स कोई अब्यूज़ करता है ड्रग्स को और वो हैबिचुअल हो जाता है, एडिक्शन जो है ड्रग्स का हो जाता है। इस तरह से जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी वो खेल खेलता है, उसका एडिक्ट उसको हो जाता है। मतलब वो उसके किए बिना वो जिंदा रह ही नहीं सकता। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे, ऐसा एडिक्ट, ऐसा नशा हर कोई पाले, हर कोई पाले, क्योंकि फिर न किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगा। हर कोई। देखो, भागने से जो है, अब मैं सुबह जो है 5 साढ़े 5 बजे उठ बैठता हूँ। उठने के बाद तो फिर जाना ही जाना है। मतलब डेली जो है मेरा एवरेज जो है 10 किलोमीटर तो मैं जो है रनिंग मेरा रहता ही रहता है। डेली 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डेली। आपका डेली का रूटीन है? डेली रूटीन का है। क्या बात है। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला और इतना कीमती और अच्छा जानकारी हमारे दर्शकों को सुनने को मिला। और विशेषकर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने दिया। आज के हमारे मेहमान थे मिस्टर अमर सिंह, जो 55 ब्रांच के चीफ मैनेजर कुरुक्षेत्र में अभी पोस्टेड हैं, और वहां से हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ, नेक्स्ट मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।